हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आपके क्वांटम मैकेनिक्स का जो लेक्चर 4 था। उसमें पढ़ रहे थे कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था, आपका ऊर्जा वितरण का जो ग्राफ था, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से समझा रहा था, जिसमें अपने पहले पढ़ लिया था वीन का विकिरण नियम। वो क्या कर रहा था, वीन का जो विकिरण नियम है वो कृष्णिका विकिरण ग्राफ के वक्र के लोअर पार्ट यानी कि बाएं वाले भाग यानी लेफ्ट साइड वाले पार्ट को समझाने में सफल हो पा रहा था। लेकिन क्या था, जो राइट वाला पार्ट था, जो हायर वेवलेंथ वाला पार्ट था, उसको समझाने में क्या कर रहा था, वो असफल रहा था। ठीक है, आज देखेंगे अपन जो सेकंड टॉपिक है, इसका जो सेकंड नियम है कि क्लासिकल फिजिक्स का जो सेकंड नियम है वो था आपका रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का जो नियम था वो ऊर्जा वितरण ग्राफ को समझाने में किस प्रकार और कितना सफल रहा, ये अपन इस वाले डेरिवेशन में देखेंगे। तो जो रेले जीन्स का नियम था, ये दो साइंटिस्ट थे, रेले और जीन्स। ठीक है, दोनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर एक साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और अपने रिजल्ट्स दिए। तो रेले जीन्स का जो नियम था वो तीन बातों पर आधारित था। पहला था ऊर्जा का समविभाजन नियम, ऊर्जा का समविभाजन नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दूसरा था मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स पे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स पे। और तीसरा था आपका स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, जिसको बोलते हैं अपन अप्रगामी तरंग। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव या इसको बोलते हैं अप्रगामी तरंग। तो इन तीन बातों पर रेले जीन्स का जो नियम था वो आधारित था। ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक ऊर्जा या प्रत्येक परमाणु के संगत जो ऊर्जा का मान रहता है, औसत ऊर्जा का मान, वो kT/2 रहता है। या अपन इसको और अच्छे से बोले तो बोलेंगे प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत जो ऊर्जा का मान रहता है वो कितना रहता है, kT/2। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स में इसका एक फलन रहता है जो कि क्लासिकल फिजिक्स के उस पर आधारित है। जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है वो कौन से फिजिक्स पर आधारित है, क्लासिकल फिजिक्स पर आधारित है। ठीक है, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट दिया था स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग का। तो अप्रगामी तरंगें होती क्या है, सपोज करना आपके पास ये दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। तो अप्रगामी तरंगें होती है कि ऐसी तरंग जो ए से बी तक पहुंच जाए बिना इसका एम्पलीट्यूड चेंज हुए। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। तो ऐसी वेव क्या कहलाती है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो। ऐसी जो वेव है, ऐसी जो तरंग है वो क्या कहलाती है, आपकी स्टेशनरी वेव या अप्रगामी तरंग। क्या होती है, ऐसी तरंग जिसका जो आयाम है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, या बोलेंगे ऐसी तरंग जो आकाश में समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यानी अपने को जब भी देखेंगे अपन ये वाली तरंग, ये हमेशा ऐसे ही दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये वाली तरंग कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाली तरंग कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके तीन चीज़ें अपने को जानना जरूरी है, नोड, एंटी नोड और मोड ऑफ वाइब्रेशन। नोड, एंटी नोड और मोड ऑफ वाइब्रेशन। स्टैंडिंग वेव क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस वाले जो नियम है इसमें इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो नोड क्या होते हैं, किसी भी तरंग का जो लोएस्ट वाला पॉइंट है, लोएस्ट मिनिमम
जीरो पॉइंट एक तरह से बोल लो, तो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या कहलाता है, उस तरंग का नोड। देखिए सपोज करना आपके पास वेव कुछ इस प्रकार की है, एक वेव में मान लेता हूं कुछ आपकी इस प्रकार की है, ऊपर लिख देता हूं इसको थोड़ा, यहां पे देख लीजिए एक वेव तो है आपकी कुछ इस प्रकार की, और एक जो तरंग है वेव है वो कुछ इस प्रकार की। तो यहाँ पे देखना ये वाली तरंग एक यहाँ पर इसका मिनिमम पॉइंट है और एक कहाँ पर मिनिमम पॉइंट है इसका, यहाँ पर। तो नोड कहाँ कहाँ पर इसके स्थित होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और कितने नोड होंगे, एक और दो। कितने नोड होंगे इसमें, नोड कितने होंगे, एक। यहाँ देखना यहाँ पे जीरो हो रहा है मिनिमम है, यहाँ जीरो हो रहा है मिनिमम है, और यहाँ पे जीरो हो रहा है यानी यहाँ पे क्या है ये मिनिमम। तो यहाँ पे नोड कितने होंगे, अब यहाँ पे नोड होंगे आपके 3। ठीक है, इसी प्रकार एक आगे की एक और वेव ले लो, तो यहाँ पे ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर लो। कितने नोड है, 1 2 3 4। यहाँ पे नोड कितने हैं आपके, 4। एक है आपका एंटी नोड। एंटी नोड क्या होते हैं कि ऐसे पॉइंट जिसका तरंग में क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो। तरंग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो मान है वो क्या है, उसका एंटी नोड है। यानी देखिए इस वेव में सबसे मैक्सिमम मान कौन सा, ये, तो एंटी नोड होगा ये वाला एंटी नोड। ये होंगे आपके नोड और ये होगा आपका एंटी नोड। कितने एंटी नोड है इसमें, एंटी नोड कितने हैं इसमें, 1। यहाँ देखना एक मैक्सिमम पॉइंट ये है, एक मैक्सिमम पॉइंट ये, चाहे नेगेटिव में है लेकिन मैक्सिमम पॉइंट तो है ना। तो ठीक है, ये आपका एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये आपका एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो एंटी नोड कितने हो जाएंगे आपके इस वाली तरंग में, 2। यहाँ देखना 1 2 और 3। यहाँ पे एंटी नोड कितने हो जाएंगे आपके, एंटी नोड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3। जितना मैक्सिमम पॉइंट होंगे, जितनी बार मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो होंगे एंटी नोड, जितने मिनिमम पॉइंट होंगे वो क्या होंगे आपके नोड। एक है आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन, कितना है, क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कंपन विधा। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंपन विधा, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जितनी बार में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच रही है ये वाली वेव, ये क्या कहलाती है, उस तरंग का मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाती है। जितनी बार में पॉइंट ए से बी तक पहुंच रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। कितनी बार में पहुंच रही है, एक बार में, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे इसके, 1। यहाँ देखना 1 2, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ देखना 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 3। एक तरह से कह सकते हैं जितने एंटी नोड होते हैं उतने क्या होते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। यहाँ देखना एंटी नोड 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन 1, एंटी नोड 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन 2, 3 3। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडिंग वेव। ये स्टेशनरी वेव क्या होती है, अप्रगामी तरंगे क्या होती है, ये ऐसी तरंगे जिनका समय के साथ जो परिवर्तन है एम्पलीट्यूड वो नहीं होता है चेंज। ठीक है, आगे देखिए। तो रेले जीन्स के नियम का जो कथन था वो 3 बातों पर आधारित था, ऊर्जा संविभाजन का नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स पर, और तीसरा था आपका स्टेशनरी वेव पर। ठीक है, अप्रगामी तरंगों पर। तो क्या बोला था रेले जीन्स ने कि कृष्णिका के, क्या बोला था, कृष्णिका के जो गोलाकार कोटर है, स्पेरिकल जो कैविटी है, उसके परमाणुओं से, उसके परमाणुओं से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन किसके, गोलाकार कोटर के परमाणुओं का।
गोलाकार कोटर के परमाणुओं से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो उत्सर्जन है ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक घनाकार कोटर क्यूबिकल कैविटी से घनाकार कोटर क्यूबिकल कैविटी से किसका होता है, अप्रगामी तरंगों का उत्सर्जन होता है। तो अपन क्या पढ़ ले, अपन पढ़ ले अगर घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगों का उत्सर्जन, तो अपन क्या समझ जाएंगे, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो उत्सर्जन हो रहा है यानी कि जो ग्राफ आ रहा है अपना, उसके बारे में अपन आराम से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो रेले जीन्स का नियम क्या था कि गोलाकार कोटर के जो परमाणु हैं, अब गोलाकार कोटर के जो परमाणु हैं वो क्या करेंगे, सरल आवर्त गति करेंगे, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन या बोलेंगे अपन दोलन, ऑसिलेशन। तो गोलाकार कोटर के परमाणुओं द्वारा दोलन करने पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगों का होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगों का उत्सर्जन कैसे होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी कंपन विधाओं की संख्या क्या होती है, उसकी सहायता से अपन देखेंगे। जो अपना ग्राफ था, ऊर्जा वितरण का ग्राफ था, यू न्यू और न्यू के बीच का, या अपन देख लेंगे यू लैम्बडा लैम्बडा के बीच का जो ग्राफ होगा अपना ऊर्जा वितरण ग्राफ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके बारे में अपन आराम से जान पाएंगे। तो देखिए अप्रगामी तरंग, तो सपोज करना एक आपका घनाकार कोई कोटर है, क्यूबिकल कैविटी है कुछ इस प्रकार की, कोई घनाकार कोटर है ये वाला, क्यूबिकल कैविटी है, इसको मैं लिख रहा हूँ x, इसको मैं लिख रहा हूँ y और इसको मैं लिख रहा हूँ z। ठीक है, और यहाँ जो ये घनाकार कोटर है तीनों डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, x, y और z में। तो सपोज करना इस घनाकार कोटर में उपस्थित अप्रगामी तरंग का जो समीकरण है वो मैं लिख रहा हूँ y = a sin k वेक्टर डॉट r वेक्टर cos ओमेगा t, जहां k वेक्टर तो क्या बता रहा है आपका संचरण नियतांक, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कि किस दिशा में ये तरंग का जो आयाम है वो कितना होगा, वेवलेंथ है वो कितनी होगी, क्या बताता है अपने को, संचरण नियतांक, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और k = होता है अपना 2π/λ। लैम्बडा के ये क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लैम्बडा होगी उतनी कम क्या होगा आपका संचरण नियतांक, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपका संचरण नियतांक k। ठीक है, आर आपका स्थिति सदिश है कि x, y और z में वो तरंग का जो वेग है उसके निर्देशांक क्या है, तो अपन जानते हैं आर वेक्टर क्या है आपका xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और k वेक्टर को क्या लिख रहा हूँ मैं, kxi प्लस kyj प्लस kzk। ये वाला पार्ट क्या बता रहा है आपको, cos ओमेगा t, कि जो तरंगे है अप्रगामी तरंग उसका फेज क्या है, उसकी कला क्या है, यानी कि वो किस प्रकार से गति कर रही है, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कितनी आगे चल रही है, कितनी उसकी स्पीड है, वो सब क्या बताता है, ये अपना फेज कला बताता है, कितनी एक बार में उसका कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, सब क्या बताता है अपना ये cos ओमेगा t वाला पार्ट। और साइन वाला क्या बता रहा है, वो किस दिशा में जा रही है और कितने उससे जा रही है, वेवलेंथ क्या है और आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखना आप, ये वाला अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, अपने को ज़रूरत है इस वाले पार्ट की,
क्योंकि यहाँ पे संचरण नियतांक है के और स्थिति सदिश है आर, जो कि आपको तरंग के बारे में सब कुछ बता देगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर है। के वेक्टर है आपका के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। के एक्स क्या है, संचरण नियतांक का एक्स दिशा में मान, के वाई का वाई दिशा में संचरण नियतांक का मान, और के जेड जेड दिशा में संचरण नियतांक का मान। तो वेक्टर के डॉट वेक्टर आर क्या हो जाएगा आपका, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। अपने को क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, और अदिश गुणनफल करना तो अपन जानते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। क्या आ जाएगा यहाँ पे, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। ठीक है, ये आपका वेक्टर के डॉट वेक्टर आर का वैल्यू है। अब देखना, के स्क्वायर में लिखना चाहूँ, के स्क्वायर, के स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, के वेक्टर डॉट के वेक्टर, हाँ या ना, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। वेक्टर के का वेक्टर के साथ स्वयं का स्वयं के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा आपका, ये वाला। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 कह लो, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, और ये आपकी समीकरण नंबर 2। और एक आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और इसके मैथमेटिकल फिजिक्स में भी एक टॉपिक था कि किसी आयताकार विभव बॉक्स में, आयताकार विभव बॉक्स या आयताकार बॉक्स के किसी बिंदु पर तरंग संचरण का मान या तरंग का मान कितना होता है, या इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अदिश फलन फाई का मान कितना होता है, वो अपन ज्ञात किए थे कभी। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है उसमें अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। वहाँ पर क्या आता था कि एक्स वाई और जेड में अलग अलग वेव हुआ करती थी आपकी। इसमें मान लिया था साइन के एक्स ए एक्स, साइन के वाई वाई, साइन के जेड जेड, ये अपना वैल्यू अपन देख रहे थे। ठीक है, तो साइन के एक्स का मान कितना हुआ था करता था 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख रहे थे जो के एक्स का जो मान है, सपोज करना तीनों की जो वो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, ए और ए, तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, ए और ए। तो के एक्स का मान या के एक्स एट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए। मैंने आपको बताया था नोड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पर तरंग का मान कितना आ जाए 0। तो यहाँ से तरंग स्टार्ट होगी एक्स वाले पार्ट में, और कहाँ पर 0 होगी, एक्स इक्वल टू ए पर। कहाँ से स्टार्ट होगी वाई वाले में, वाई इक्वल टू 0 से, कहाँ पर 0 होगी, वाई इक्वल टू ए पर। कहाँ से स्टार्ट होगी जेड में, जेड इक्वल टू 0 से, और कहाँ पे 0 होगी, जेड इक्वल टू ए पर। तो एट एक्स इक्वल टू ए और एट एक्स इक्वल टू 0 तरंग का मान क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख रहे थे कि एक्स ए का मान आया था आपका एन एक्स पाई। एन एक्स क्या है, जित नंबर ऑफ नोड है कि उसका नंबर ऑफ नोड का मान कितना है। इसी प्रकार के वाई ए का वैल्यू आया था आपका एम वाई पाई, और के जेड ए का वैल्यू आया था आपका एन जेड पाई, जहाँ से के एक्स तो हो गया था आपका एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई हो गया था आपका एन वाई पाई अपॉन ए, और के जेड हो गया था आपका एन जेड पाई अपॉन ए। ठीक है, ये आपका एन एक्स एन वाई और एन जेड के रूप में के एक्स के वाई और के जेड का मान है। तो अपने पास के एक्स के वाई के जेड के मान है, उसको किस में रख रहा हूँ मैं, समीकरण नंबर 2 में, जिससे क्या आ जाएगा आपका के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखना पाई अपॉन ए पाई अपॉन ए पाई अपॉन ए, तीनों सेम है। क्या आ जाएगा आपका एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण नंबर
3। समझ में आया ना कैसे रखा ये, कि एक्स का वैल्यू रख दिया nx² पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ky का वैल्यू रख दिया ny² पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, kz² का वैल्यू रख दिया nz² पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आपकी k² की वैल्यू आपकी आ गई nx² प्लस ny² प्लस nz²। आगे देखिए, आगे है, अब मैं बता रहा था आपको जो k का जो वैल्यू है संचरण नियतांक का, वो वेवलेंथ पर किस प्रकार डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बताइए किस प्रकार निर्भर करता है। k इक्वल टू होता है अपना 2 पाई अपॉन लैम्बडा, कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है अपना, लैम्बडा इक्वल टू होता है अपना c अपॉन न्यू, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा या लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है संचरण नियतांक की, वो क्या आ जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन सी इंटू म्यू, या लिख लो आप 2 पाई न्यू अपॉन सी के बराबर। और इसको किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में, k का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जिससे क्या आ जाएगा आपका nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। आगे देखिए, ए स्क्वायर और पाई स्क्वायर को इधर ले जाइए और इसके वर्ग को स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, क्या आएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका nx² प्लस ny² प्लस nz² इक्वल टू क्या बचेगा 4 न्यू ए या 4 न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको ये वाली समीकरण कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। याद है आपने 3 डायमेंशन के जो गोला है उसकी समीकरण आपने पढ़ी होगी, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ r क्या होता था उस गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं लेके क्या चला था घनाकार कोटर, और ये वाली समीकरण किसकी आ रही है आपकी एक गोले की, यानी कि ये वाली समीकरण क्या बोल सकता हूँ कि जो कंपन विधाएं हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है nx² प्लस ny² प्लस nz² इक्वल टू 2 न्यू ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि घनाकार कोटर में लेके चला था और ये क्या है एक आपका गोलाकार कोटर या गोला। और क्या बोल सकता हूँ मैं कि 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या के गोले में, क्या बोल रहा हूँ मैं 2 न्यू ए अपॉन सी गोला के त्रिज्या के गोले में उपस्थित कंपन विधाओं की संख्या कितनी है n न्यू के बराबर। एक बार फिर से सुनिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या, 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या के गोले में उपस्थित कंपन विधाओं की मोड ऑफ वाइब्रेशन की संख्या कितनी है n न्यू, जो कि किस आयतन में निहित है 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या के गोले के आयतन में निहित कंपन विधाओं की संख्या कितनी है 4/3 पाई r क्यूब। अपन को किसी गोले का आयतन ज्ञात करना है, क्या करते हैं अपन, सपोज करना एक आपका गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, तो उस गोले की त्रिज्या r को अपन आयतन लिखते थे कितना था 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 न्यू ए अपॉन सी त्रिज्या के गोले का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे r कितनी है आपकी 2 न्यू ए अपॉन सी के बराबर। ठीक है, आगे देखिए
आपकी त्रिज्या कितनी है आपकी यहाँ पे r इक्वल टू 2µA/c के बराबर। तो आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है 2µA/c का होल क्यूब, या इसको लिख सकते हैं अपन 4π3 8 न्यू क्यूब a/c क्यूब के बराबर। ये आपके 4/3 पाई r क्यूब त्रिज्या के या आयतन के गोले में स्थित कंपन विधाओं की संख्या n के बराबर। अब देखना, अब मैं लेता हूँ nx, ny और nz के केवल और केवल पॉजिटिव मान, पॉजिटिव वैल्यू। चूँकि अपने को पता है कोई भी संख्या है कंपन विधाओं की मोड ऑफ वाइब्रेशन वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती है, केवल क्या हो सकती है पॉजिटिव में। ऐसे तो बोलूँगा मैं कि ये जो तरंग है वो एक बार में यहाँ पे पहुँच रही है, ऐसे थोड़ी बोलूँगा। ये बोलूँगा मैं एक बार में पहुँच रही है, ये थोड़ी बोलूँगा कि ये -1 बार में पहुँच रही है, नहीं बोलूँगा ना। तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको अपन क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो जो nx, ny और nz की जो वैल्यू आएगी वो केवल क्या आएंगी पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ, nx, ny, nz की जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी वो टोटल वैल्यू तो कितनी आएंगी 8। टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी 8। मेरे को कितनी लेनी है, केवल एक पॉजिटिव वैल्यू। nx की भी पॉजिटिव, ny भी पॉजिटिव और nz भी क्या होगा पॉजिटिव। तो 8 में से अगर एक लूंगा तो कितना पार्ट हो जाएगा 1/8, यही तो होगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि nx, ये ny और ये nz तीनों की मैंने प्लस प्लस वैल्यू ले ली, +1 +1 +1 और ये +1। यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1, ठीक है। और देख लीजिए +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1, 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरी क्या है -1 -1। तो टोटल 8 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से केवल एक वैल्यू है जिसमें सभी का मान क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मैं आयतन ले रहा हूँ वो क्या होगा, 8 की जगह क्या हो जाएगा 1/8। ये तो टोटल है, मेरे को लेना किस में 1/8 में, क्योंकि कंपन विधाओं की संख्या क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1/8 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 1/8 से डिवाइड हो जाएगा या 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 से कैंसल आउट। तो अब जो आएगा कंपन विधाओं की संख्या वो क्या आएगी, n = 4π न्यू क्यूब a³/3c³ के बराबर। अब मैं सपोज करना है एक रेंज ले रहा हूँ न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच का रेंज ले ली, जैसे वहाँ पे ली थी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यहाँ पे भी मैं क्या ले रहा हूँ, रेंज ले रहा हूँ न्यू से न्यू प्लस डी न्यू। तो क्या आ जाएगा एन न्यू डी न्यू। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आएगा 4π क्या आएगा 3 न्यू स्क्वायर a³/3c³ के बराबर। न्यू क्यूब का अपकलन क्या होगा 3 न्यू स्क्वायर, और जो कि इसमें रख दो आप 3 न्यू स्क्वायर a³ डी न्यू के बराबर। ये रेंज हो जाएगी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, एन न्यू डी न्यू = 4π। यहाँ देखना 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एन न्यू डी न्यू = 4π a³ या 4π न्यू स्क्वायर a³/c³ इंटू डी न्यू के बराबर। अब मैं ले रहा हूं कि कंपन विधाओं की संख्या कितनी, प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या लूंगा तो a³ का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। देखिए जो घनाकार कोटा लिया था वो a भुजा का माना था, तो a भुजा का आयतन कितना होगा a³ आयतन होगा, तो a³ का इसमें क्या दे रहा हूं मैं भाग। तो ये अब आ जाएगा प्रति एकांक आयतन
पर यूनिट वॉल्यूम कंपन विधाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू के बराबर। इसमें क्या कर दिया मैंने, ए क्यूब का भाग दे दिया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू के बराबर। अब एक और बात, अगर आपने फर्स्ट ईयर की एक ऑप्टिक्स बुक है आपकी, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा कि किसी भी तरंग की दो ध्रुवण अवस्थाएं होती है, ठीक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, ठीक है। तो दक्षिणावर्त भी होगी और वामावर्त भी होगी। अब कोई तरंग है, अपन को तो पता है वो केवल कि एक तरंग जा रही है, अब वो दक्षिणावर्त भी हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कुछ भी हो सकती है। उसके लिए क्या होगा, दो हो जाएंगी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुना कर रहा हूँ। तो जो अब आएगी, जो प्रत्येक एकांक आयतन किसी घनाकार कोटर में अप्रगामी तरंगों की कंपन विधाओं की संख्या मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आ जाएंगे, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू के बराबर, ठीक है। ये आपका है एन न्यू डी न्यू प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या का मान एन न्यू डी न्यू के बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि अपने को पता है न्यू इक्वल टू क्या रहता है, सी अपॉन लेमड़ा। यहाँ से मैं ऊर्जा का मान निकालूंगा, किसकी सहायता से, ऊर्जा के समविभाजन नियम की सहायता से। उससे पहले देखिए एन न्यू डी न्यू क्या है आपका, ये न्यू इक्वल टू क्या है, सी अपॉन लेमड़ा, डी न्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर इंटू डी लेमड़ा। तो इसी वाले पार्ट को मैं यदि लेता हूँ लेमड़ा से लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा रेंज में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ लेमड़ा टू लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा, क्या आ जाएगा आपका, एन लेमड़ा डी लेमड़ा इक्वल टू। अब देखिए माइनस, अब चूंकि कंपन विधाओं की संख्या क्या हो सकती है, माइनस तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर माइनस को क्या कर देंगे अपन, एक्सक्लूड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो देखिए 8 पाई अपॉन सी क्यूब, न्यू स्क्वायर क्या है आपका, सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर, और डी न्यू क्या है, सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर इंटू डी लेमड़ा। तो यहाँ से एन लेमड़ा डी लेमड़ा क्या आ जाएगा आपका, 8 पाई सी क्यूब से सी क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर लेमड़ा की पावर 4 इंटू डी लेमड़ा के बराबर, एन लेमड़ा डी लेमड़ा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमड़ा की पावर 4 इंटू डी लेमड़ा के बराबर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो था न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में, और ये किस में आपका, लेमड़ा से लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा रेंज में कंपन विधाओं की संख्या का मान है। और आपको यदि याद हो थर्मोडायनेमिक्स, तो प्रत्येक कंपन विधा के संगत जो ऊर्जा का मान रहता है वो कितना रहता है, केटी के बराबर, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन नियम से अपन जानते हैं कि प्रत्येक कंपन विधा के संगत जो ऊर्जा विभाजन के संगत प्रत्येक कंपन विधा के संगत जो ऊर्जा का मान रहता है वो कितना रहता है, केटी के बराबर। तो यहाँ से देखना कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, एन लेमड़ा डी लेमड़ा के बराबर, और टोटल ऊर्जा का मान कितना है, औसत ऊर्जा का मान कितना है, केटी के बराबर। तो टोटल ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, यू लेमड़ा डी लेमड़ा के बराबर। इसी को आप किस में रख सकते हो, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू डी न्यू केटी के बराबर। या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो। ये लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा रेंज में, वो न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू रेंज में। यहाँ पे यू लेमड़ा डी लेमड़ा इक्वल टू एन लेमड़ा डी लेमड़ा क्या है आपका, 8 पाई अपॉन लेमड़ा की पावर 4 केटी इंटू डी लेमड़ा के बराबर, ठीक है। ये तो लेमड़ा से लेमड़ा प्लस डी लेमड़ा रेंज में। इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ न्यू रेंज में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका यू न्यू,
यू न्यू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू डी न्यू इंटू के टी, और ये क्या है आपका 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू के टी। ये आपका न्यू यू न्यू डी न्यू का मान है। क्या बता रहा है ये? न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू रेंज में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा का मान या ऊर्जा घनत्व का मान किस टेम्परेचर पर, यहाँ पर टी क्या है अपन ने याद हो तो क्या लिया था अपन ने? नियत ताप। क्या था अपना? नियत ताप। सी अपना प्रकाश का वेग है, वो भी कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के आपका संचरण नियतांक है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट कैसे? के इक्वल टू क्या है आपका? 2 पाई अपॉन लेमड़ा। के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा किसके बराबर है? 1 अपॉन टी के बराबर है। तो यहाँ से जो यू न्यू का जो मान है वो किसके बराबर है? यू न्यू का जो मान है वो किसके प्रोपोर्शनल है? न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी ऊर्जा घनत्व का मान किसके बराबर है? न्यू स्क्वायर के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ गया अपना? न्यू स्क्वायर के बराबर आ गया। आपको ऊर्जा वितरण ग्राफ मैंने बताया था। क्या था आपका ऊर्जा वितरण का जो ग्राफ था वो क्या था? अगर मैं लेमड़ा और ई लेमड़ा या यू लेमड़ा डी लेमड़ा में लेता हूँ तो ये था यू लेमड़ा, और लेमड़ा में ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ था। यहाँ पे अगर देखूँ तो यू न्यू और न्यू में देखूँ तो ये क्या था आपका? ये वाला ग्राफ था। ठीक है, फर्क केवल कहाँ पे आ रहा था कि एक और टेम्परेचर पे लूँगा तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा था कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे कैसे में जा रहा था? राइट साइड में। ठीक है, इतना ही फर्क था। अब यहाँ देखना, न्यू का मान लगातार बढ़ाता जाऊंगा तो यू न्यू का मान भी लगातार बढ़ेगा। देखना, यू न्यू का मान भी लगातार बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो ये क्या था कि समझा पाया, न्यू का मान बढ़ रहा है, यू न्यू का मान भी बढ़ रहा है पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, अब क्या है कि न्यू का मान जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? यू न्यू का मान भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अपन क्या बोले थे? कांस्टेंट पे आएगा, उसके बाद क्या होगा? घटने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं है। यानी क्या था? ये केवल लोअर पार्ट को समझाने में सफल रहा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ न्यू का मान 0 से इन्फाइनाइट तक, तो अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालूँ तो क्या आएगा? 0 से इन्फाइनाइट यू न्यू डी न्यू के बराबर वो क्या आ जाएगी आपकी? इन्फाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन परावैंगनी विपद, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, परावैंगनी विपद, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। यानी कि जो लोअर पार्ट है, रेले जीन्स का नियम केवल लोअर पार्ट को समझा पाया। न्यू का मान बढ़ेगा, यू न्यू का मान बढ़ेगा, इसके बाद अगर बढ़ेगा तो ये आगे चला जाएगा, जबकि क्या था? ये डिक्रीज होने लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आज आपका टॉपिक था रेले जीन्स का नियम। कल अपन पढ़ेंगे कि ये समझाने में सफल और क्यों रहे, क्या क्या फेलियर थे। थैंक यू।